चलिए स्टार्ट करते हैं फेब्रुअरी करंट अफेयर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग पार्ट 2 पे आते हैं। ठीक है, फेब्रुअरी करंट अफेयर्स। सबसे पहले कुछ एग्रीमेंट देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्रीमेंट है आपका पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP, पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP। तो अभी सवाल हुआ कि ERCP क्या है। देखिए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए आपका पार्वती कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट इज एन इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट दैट इंटीग्रेट्स द पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट विद द ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो दो कैनाल प्रोजेक्ट है, एक तो ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और दूसरा पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट। इनको लिंक किया जा रहा है। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है आपका मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो ये देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चंबल नदी है। चंबल नदी देखिए बॉर्डर बना रहे हैं ना, बना रही है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का। तो इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं आपका कालीसिंध और पार्वती, इनके बीच में एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये है आपका पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको लिंक किया जा रहा है आपका ERCP से, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से इसको लिंक किया जा रहा है। ठीक है, तो इट इज दिस प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है। ठीक है, चलो ये देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए गेल है, गेल ने साइन किया MOU किसके साथ, UAE के कंपनी के साथ जिसका नाम है एडनॉक गैस। किसके लिए, ये जो एडनॉक गैस है इससे अब गेल खरीदेगा आपका गैस LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये खरीदेगा। कितना खरीदेगा, 0.5 मिलियन टन आपका खरीदा जाएगा। और ये एग्रीमेंट आपका 10 साल का है। ठीक है, ये मतलब 0.5 मिलियन टन हर साल खरीदा जाएगा 10 साल तक। तो और ये डिलीवरी चालू हो जाएगी 2026 को ये डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग एयरबस और CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन होता है। क्यों, टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी पाथवेज एंड टेस्ट एंड क्वालिटी इंडिजिनस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली ये आपका एविएशन फ्यूल जो होता है आपका प्लेन्स में पड़ता है। तो अब प्लेन्स में ये फ्यूल आप डालेंगे तो आपका काफी पोल्यूशन होता है। तो ये पोल्यूशन कम करने के लिए एक नया फ्यूल जिसको टेस्ट किया जा रहा है, दैट इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ऑल्सो कॉल्ड एज SAF। ठीक है, तो इंडिया में ही ये फ्यूल बनाया जाएगा। तो इसकी जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं इन सब के ऊपर रिसर्च का काम करेगा दोनों मिलके, एयरबस और आपका CSIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये हो गया MOU। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए गोवा गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक आपका MOU साइन होता है। क्यों, टू एस्टैब्लिश सब नेशनल ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। एक फाइनेंस फैसिलिटी ये लोग मतलब एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। किस लिए, टू सपोर्ट लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट। तो क्लाइमेट चेंज के लिए एक आपका फाइनेंस फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। तो इससे आपको गोवा को एक्सेस मिलेगी, एक्सेस एंड मोबिलाइज कंसेशनल फाइनेंस टू इंप्लीमेंट लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो लो कार्बन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने के लिए आपको पैसा फाइनेंस करने के लिए आपका ये फाइनेंस फैसिलिटी बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक भाई पैसे देगी जिसकी मदद से ये लोग भाई गोवा में आपके क्लाइमेट रेजिलिएंट मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है भाई सोलर पैनल बना दे या और डिफरेंट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम कर सकता है। ठीक है, तो इन सब के लिए पैसा वर्ल्ड बैंक दे रही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बात करते हैं। देखिए नोकिया ने MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के साथ, IISc। ठीक है, बैंगलोर में है IISc बैंगलोर, सुना ही होगा आपने नाम। तो क्यों ये MOU साइन हुआ है, तो ये एक पार्टनरशिप है टू रिसर्च 6G टेक्नोलॉजीज। 6G टेक्नोलॉजीज के रिसर्च के लिए ये MOU है। तो अब नोकिया ने, हमको पता है कि 6G लैब बनाया है, कहां पे, बेंगलुरु में। ठीक है, जहां पे 3 चीजों पे रिसर्च होगा, 6G रेडियो टेक्नोलॉजी, 6G आर्किटेक्चर एंड द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इनटू द 6G एयर इंटरफेस। तो ये सब इन सब आपके टॉपिक्स पे रिसर्च किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। तो एग्रीमेंट्स हो गया, अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। तो अपॉइंटमेंट में सबसे पहले बात करेंगे संजय वर्मा जी की। तो ये UPSC के चेयरमैन, हमें पता है कौन है, मनोज सोनी। तो ये UPSC के नए मेंबर हैं संजय वर्मा जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनिल कुमार लाहौटी को। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये देखिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन अभी इनको नया पोजीशन दिया गया है TRAI, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये आपके चेयरमैन बनते हैं।
तो तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो आईएएस नहीं है, आईएएस ऑफिसर नहीं है, जो कि ये पोजीशन होल्ड किए हैं, ठीक है। तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो चेयरमैन बने हैं नॉन आईएएस ऑफिसर ऑफ TRAI। नेक्स्ट बात करते हैं चंपई सोरेन को नए आपका चीफ मिनिस्टर बनते हैं, झारखंड के 7वें चीफ मिनिस्टर बनते हैं। एक्चुअली में हेमंत सोरेन जो है, इनको जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनको ईडी के द्वारा आपका अरेस्ट कर लिया गया है, और इसके बाद अब देखिए चंपई सोरेन बनते हैं नए सीएम। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रसन्ना भलाचंद्र वराले, पीबी वराले, जस्टिस पीबी वराले को अभी सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति हुई है। तो ये आपके दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सेकंड मोस्ट सीनियर दलित जज बनते हैं, सेकंड मोस्ट सीनियर। इनसे ऊपर भी एक सीनियर जज है दलित कम्युनिटी के। तो ये हो गए प्रसन्ना पीबी वराले, जस्टिस पीबी वराले। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रितु बहारी जो है, ये आपके पिक्चर में दिख रही हैं। तो ये बनती हैं आपकी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट की सबसे पहली महिला चीफ जस्टिस बनती हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब रह चुकी हैं, हरियाणा हाई कोर्ट की भी रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, ये बनते हैं राजा, आपके मलेशिया के नए राजा बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नबफ सलाम बनते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 3 साल के लिए बनते हैं ये आपके, ठीक है। इनका टर्म 3 साल का है, ऑब्वियसली ICJ का टर्म उतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। तो ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। तो वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया इज द चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपसे अगर पूछा जाए हु इज द चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कहेंगे वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी। तो ये होते हैं आपके 42nd चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट बात करते हैं मियो ओका इज द कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर है फॉर इंडिया। तो फरवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, सक्सीडिंग ताकियो कोनेशी हु वाज द प्रमोटेड एज ADB डायरेक्टर जनरल ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। ADB डायरेक्टर जनरल ऑफ साउथ एशिया। चलिए ये बात हो गई मियो ओका की, ठीक है, कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं ओल्जस बेक्टेनॉव, ये आपके एक कजाकिस्तान के पॉलिटिशियन है। तो ऑब्वियसली ये नए बनते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, ओल्जस बेक्टेनॉव, ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीति रजक जी बनती हैं पहली महिला टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन आर्मी। पहली महिला सूबेदार बनती हैं ये, हवलदार प्रीति रजक। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं आपके प्रीति रजक जी का। नेक्स्ट बात करना शुभमन गिल जो क्रिकेटर हैं, वो आपके पंजाब स्टेट आइकन बनते हैं फॉर लोकसभा पोल्स। तो पंजाब के स्टेट आइकन बनते हैं फॉर लोकसभा पोल्स कौन है? शुभमन गिल। नेक्स्ट सिंधु गणपति कौन है? फर्स्ट ट्रांस वुमेन TTE, पहली ट्रांस वुमेन है, पहली ट्रांस महिला है जो बनती है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर या TTE आपके सदर्न रेलवे में, ठीक है। तो ये बात हो गई सिंधु गणपति जी की। नेक्स्ट बात करते हैं सतनाम सिंह संधू। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको नॉमिनेट किया राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो ये ही इज द सन ऑफ अ फार्मर। सतनाम सिंह संधू इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनलिस्ट। तो इनको आपका राज्यसभा में अपॉइंट किया गया है बाई राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट देखिए 16 फाइनेंस कमीशन जो कि कंस्टिट्यूट कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। इनके चेयरमैन हमें पता है कौन है, श्री अरविंद पनागरिया जी, जो पहले आपके वाइस चेयरमैन ऑफ जो पहले रह चुके हैं, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रह चुके हैं, और ये आपके फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, ठीक है। तो इसमें इनके साथ 4 मेंबर और हैं, कौन कौन? श्री अजय नारायण झा, इसके बाद श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष जी और सौम्य कांति घोष। तो ये 4 आपके मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन है, यहां हमने देखा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऋषभ शेट्टी। तो ऋषभ शेट्टी आप जानते हैं कि ये आपके कन्नड़ फिल्म थी ना कांतारा, ये कांतारा के हीरो थे। तो इनको आपका अभी रामराज कॉटन ने अनाउंस किया है कि ये इनके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ठीक है। तो बेसिकली रामराज कॉटन धोती, शर्ट और कुर्ता वगैरह बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं ये। तो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ शेट्टी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम लोग अंशु माथुर की। तो अंशु माथुर कौन है?
अंशु माथुर इज द चीफ एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपके चीफ एडवाइजर बनते हैं, ठीक है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो आता है। तो ही इज एन ऑफिसर इन द इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस। तो ये आपके चीफ एडवाइजर कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में बनते हैं अंशु माथुर। नेक्स्ट जय शाह जी बनते हैं करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। इसके बाद प्रशांत कुमार जी, ये यूपी के आपके डीजी हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो यूपी गवर्नमेंट अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार 1990 बैच आईपीएस ऑफिसर एज अ न्यू ऑफिशिएटिंग डीजीपी। ऑफिशिएटिंग डीजीपी बनते हैं आपके यूपी के, ठीक है, प्रशांत कुमार जी हैं ये। फिर बात करते हैं हम लोग संजय कुमार जैन जी की। संजय कुमार जैन आपके बनते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उपेंद्र द्विवेदी जी की। तो ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये बनते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल है ना, तो ये बनते हैं उपेंद्र द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नायब बुकेले। नायब बुकेले क्या कौन है? आपके एल साल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बनते हैं, 43rd प्रेसिडेंट ऑफ एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर कहां है? मैप में जरूर मार्क करिएगा, सेंट्रल अमेरिका रीजन में आपको देखने को मिलेगा एल साल्वाडोर, ठीक है। तो इसका कैपिटल है सैन साल्वाडोर। तो ये आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अहमद अवध बिन मुबारक। अहमद अवध बिन मुबारक ये एक यमनी पॉलिटिशियन है, who has been the प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। तो ये आपके यमनी प्राइम मिनिस्टर है ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्राबोवो सुबायंटो। प्राबोयो सुबायंटो, ठीक है, ये है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। ये ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन भी थे, उनको आर्मी जनरल की उपाधि दी गई है, मतलब ऑनररी आर्मी जनरल बनाया गया था, ठीक है। तो ये अब प्रेसिडेंट भी है। नेक्स्ट बात करते हैं शहबाज शरीफ, ये आपके बनते हैं 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट गीता बत्रा। गीता बत्रा एक इकोनॉमिस्ट है, इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट है, जिनको मिला है शी इज द न्यू डायरेक्टर के पद पे है एट द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस एट द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। तो वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है GEF, ठीक है। इसका एक ऑफिस है इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, उसकी नई डायरेक्टर बनती हैं गीता बत्रा जी, जिनका इंडियन ओरिजिन की है ये। नेक्स्ट मरियम नवाज, ये बेटी है नवाज शरीफ की, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे आपके पाकिस्तान के। तो ये बनती है फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफ अ प्रोविंस इन पाकिस्तान। किसी भी प्रोविंस की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनती है। तो कौन से प्रोविंस की? पंजाब प्रोविंस की ये अभी CM है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जसिंता कल्याण बनती है इंडिया फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर, ठीक है। फीमेल पिच क्यूरेटर, सबसे पहली महिला पिच क्यूरेटर है। पिच क्यूरेटर सारे मेल ही हैं, पहली महिला पिच क्यूरेटर बनती है जसिंता कल्याण। नेक्स्ट AS राजीव की बात करते हैं। AS राजीव बनते हैं करंट विजिलेंस कमिश्नर बनते हैं, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में देखिए CVC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इनके नीचे 2 विजिलेंस कमिश्नर भी हैं, एक है अरविंद कुमार, एक है AS राजीव। तो ये AS राजीव जी की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए वाइस चेयरमैन का पैनल होता है ना, तो वाइस चेयर का पैनल नया अपॉइंट किया गया है, जिसमें आपके अलग अलग पार्टीज के आपके मेंबर्स हैं। देखिए बीजेपी के श्रीमती रमीलाबेन बारा, श्रीमती सीमा द्विवेदी और प्रोफेसर मनोज कुमार झा, सॉरी ये तो आपके आरजेडी के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल DP वत्स, ये सब बीजेपी से हैं। आरजेडी के हैं मनोज कुमार झा, आपके YSRCP के हैं प्रभाकर रेड्डी, वेमी रेड्डी, और TDP के हैं श्री कनका मेदला रविंद्र कुमार, श्रीमती मासूम नूर TMC के, और कांग्रेस की डॉक्टर अमी याग्निक, ठीक है। तो ये हो गए आपके पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये राज्यसभा का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। बात करते हैं हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला अवार्ड देखेंगे लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। किसको मिला है? आपके प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा कौन है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सुना होगा आपने। तो इसी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो प्यारेलाल है, ये है आपके प्यारेलाल शर्मा। तो इनको मिला है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, तो इनको अब मिला है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड।
2024 का स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ, विज्ञान भवन में, ठीक है। तो आपका स्पेशल इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अवार्ड मिला आपका आरईसी लिमिटेड को, ठीक है। आरईसी लिमिटेड क्या है? एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज है, बेसिकली एक महारत्न कंपनी है और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, और ये एक लीडिंग एनबीएफसी है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। तो ये आपका ये जीतती है। उसके बाद बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड, ठीक है, द ट्रिपल एसेट अवार्ड, ये भी आपको आरईसी को मिलता है, ठीक है। बेस्ट ग्रीन बॉन्ड अवार्ड भी आरईसी लिमिटेड को ही मिलता है। इसके अलावा बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, ये किसको मिलता है? साउथ इंडियन बैंक को मिलता है, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिलता है मैरी ईयर्स, ये आपकी इंग्लैंड की गोलकीपर है, इनको मिलता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, और ये दूसरी महिला बनती है जिनको अवार्ड मिला है। इसके बाद शेविलियर डी ला लियोन डी ऑनर जो भी है, ये आपका ऑनर जो है, दिस इज एक्चुअली फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे हमारा भारत रत्न है वैसे इनका ये वाला अवार्ड है, शेविलियर डे ला लियोन डे ऑनर, इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच में, इसको मिला है। शशि थरूर जी को मिला है, जो आपके पॉलिटिशियन हो चुके, मतलब अभी तो पॉलिटिशियन है, एक जमाने में डिप्लोमेट थे और इन्होंने काफी किताबें वगैरह लिखी हुई हैं, तो इनको मिलता है फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पीटी उषा को, किसने दिया? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मिलकर ये दिया अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये डॉक्टर बीना मोदी जी को मिला है। मोदी एंटरप्राइजेस आपने सुना होगा, तो मोदी एंटरप्राइजेस की ये चेयरपर्सन है, इनको मिला है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। किसने दिया? राजनाथ सिंह ने दिया, जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट देखिए भारत रत्न कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला। देखिए कर्पूरी ठाकुर, ये आपके एक सोशलिस्ट लीडर थे आपके बिहार के। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। चौधरी चरण सिंह, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका काफी ज्यादा योगदान था, मतलब फार्मर्स के लिए इन्होंने काफी काम किया। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन जी, ये तो आपके पता ही है आपको, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए 2 लोग, एक पॉलिटिशियन चौधरी चरण सिंह और एक एमएस स्वामीनाथन। इसके अलावा एक और पॉलिटिशियन आपके पीवी नरसिम्हा राव, एलके आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर आपके सोशलिस्ट लीडर थे बिहार के। तो याद रखिएगा, ये 5 तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद ब्लावाटनिक अवार्ड्स, ब्लावाटनिक अवार्ड्स 3 इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को मिला है। क्या नाम है इनका? राहुल नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, ठीक है। राहुल नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये वुशु आपका इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? ये है मिला है नाओरेम रोशिबीना देवी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर। तो इनको भी अर्जुना अवार्ड मिला है ना, तो ये भी हमें पता है, अर्जुना अवार्ड जीत चुकी हैं ये वुशु खेलती हैं, वुशु एक स्पोर्ट है। तो इनका फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है आपका नाओरेम रोशिबीना देवी जी को। नेक्स्ट बात करते हैं केपीपी नामबियार अवार्ड, ये मिला है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी को। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये खेल को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये मिला है जैन डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ठीक है, इसके लिए जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। उसके बाद आपका ये आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग यंग टैलेंट। उसके बाद एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सीएसआर तो पता ही है आपको। तो सीएसआर का यूज करके स्पोर्ट्स को कौन एनकरेज कर रहा है? तो वो है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, याद रखना है। फिर बात करते हैं रिपब्लिक डे परेड अवार्ड्स, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मार्चिंग जो कंटिंजेंट है वो है सिख रेजिमेंट का कंटिंजेंट। फिर बेस्ट टैब्ल्यू, सबसे बेस्ट टैब्ल्यू माना बोला है ओडिशा का टैब्ल्यू, जिसका थीम था वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। इसके बाद आपका 2nd गुजरात को मिला है, 3rd आपका तमिलनाडु को मिला है। तो गुजरात का जो थीम था वो है धौरदो, ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात, बॉर्डर टूरिज्म। और तमिलनाडु का थीम है कुडावोले सिस्टम। कुडावोले सिस्टम इनका पुराना सिस्टम था, डेमोक्रेटिक सिस्टम था, एंशिएंट तमिलनाडु का था, तो उसी को लेकर है ये। धौरदो विलेज तो हमें पता है ना, इनको तो टूरिज्म विलेज का अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, ठीक है। और ये ओडिशा का तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर था।
तो ये 3 हो गए। अच्छा, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट किसका सबसे बेस्ट था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सबसे बेस्ट बताया इन्होंने। इनका टैब्लू था भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सेलिब्रेटिंग इंडिया डेमोक्रेटिक हेरिटेज। ठीक है, ये तो अवार्ड मिल गए। उसके बाद देखिए पब्लिक चॉइस अवार्ड ही मिला। ये तो अवार्ड जूरी ने डिसाइड किया, लेकिन वोटिंग कराया था इन्होंने। माई जीओवी प्लेटफॉर्म पे वोटिंग कराया था कि बताइए ऑनलाइन पोल किया, सबसे बेस्ट टैब्लू किसका है। तो इसमें देखिए बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट मिला है राजपूताना राइफल्स को पब्लिक चॉइस में। और देखिए सेकंड नंबर पे था गुजरात, वो फर्स्ट नंबर पे आ गया अब। और सेकंड और थर्ड में है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आपका थीम था विकसित भारत, समृद्ध भारत, और आंध्र प्रदेश का है ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन इन आंध्र प्रदेश, मेकिंग स्टूडेंट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो देखिए नए एंट्रीज चले आते हैं आपके पीपल चॉइस में। नेक्स्ट, सेंट्रल मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट कैटेगरी है वाइब्रेंट विलेजेस टैब्लू बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इंडिया वॉन द 9th जीओवी टेक प्राइज एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी एट द 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई यूएई। ठीक है, तो देखिए अवार्ड कौन जीतता है आपका 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में? ये जीतता है इंडिया। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में? एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी में ये जीतता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इस कैटेगरी में इंडिया को अवार्ड मिला। देखिए अब WHO अवार्ड्स की बात करते हैं। तो WHO ने अवार्ड दिया उन कंट्रीज को जिन्होंने अच्छा प्रोग्रेस दिखाया इन एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स। तो ट्रांस फैटी एसिड्स जो है वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज्यादा काम कहाँ हुआ, उसके लिए अवार्ड दिए गए। तो फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क आ गया, तो ये तो ध्यान रखना है, बाकी ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड। ठीक है, तो इन 5 कंट्रीज को मिला है। अच्छा नहीं, इसमें रैंकिंग नहीं है, नहीं ये पांचों ध्यान में रखना है, थोड़ा रख सकते हैं आप। ठीक है, थाईलैंड हो गया। अच्छा आपका मेनली तो यूरोप से ही है आपके 3, डेनमार्क, लिथुआनिया और पोलैंड। ठीक है, और एशिया से हमारे देखिए सऊदी अरेबिया और थाईलैंड है, तो इनको 5 को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नोएडा अथॉरिटी को कौन सा अवार्ड मिला? देखिए 2023-24 वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड। ठीक है, वाटर से रिलेटेड अवार्ड मिला है। कौन सी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में, बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर रीयूज के लिए नोएडा अथॉरिटी को मिला। देखिए 69th फिल्म फेस्टिवल हुआ है। ठीक है, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स जो है वो मिल चुका है। तो 70th की बात इन्होंने करी है, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। देखिए इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर। ठीक है, ये इसका नाम बदल के हो जाएगा डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, तो इंदिरा गांधी जी का नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसमें नरगिस दत्त जी का नाम हटा के कर दिया जाएगा बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। तो ये 2 चेंज हम लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आपके स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को अवार्ड देने के लिए देखिए 2 अवार्ड है, लक्ष्मण एंड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। तो इनको कई सारे लोगों को मिला हुआ है, तो सबके नाम तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देती है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो देखिए सबसे बढ़िया फिल्म बताया दादा साहब फाल्के अवार्ड में जवान, उसी के एक्टर शाहरुख खान को मिला बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला मिसेस चैटर्जी एंड वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर है संदीप वांगा रेड्डी एनिमल के लिए, और बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल किसको मिला है? बॉबी देओल को एनिमल के लिए। और बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज किसको मिला है? शाहिद कपूर फर्जी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज किसको मिला है? सुष्मिता सेन आर्या सीजन 3 के। और बेस्ट वेब सीरीज किसको मिला है? फर्जी। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सा होता है? ओपेनहाइमर। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, आसान है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बाफ्टा अवार्ड्स, 77th बाफ्टा अवार्ड्स। तो इसमें सबसे पहले तो इंडियन कौन गया था? तो दीपिका पादुकोण ने अवार्ड देने गई थी, इन्होंने प्रेजेंट किया था बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म अवार्ड। तो किसको दिया था ये अवार्ड? ये आपका द जोन ऑफ इंटरेस्ट इसको मिला था, तो यहाँ ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, उसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान, एक्टर आपके किलियन मर्फी और लीडिंग एक्ट्रेस है एमा स्टोन। केवल यही भूल सकते हैं आप, जिसको ध्यान रख लीजिए, बाकी तो ये याद रहेगा ही। अच्छा, राइजिंग स्टार अवार्ड में मिया मैकेना ब्रूस, इसको ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स। ठीक है, 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स आपका कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। अच्छा, ये होस्ट किया था करण जौहर ने। बेस्ट फिल्म मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में 12th फेल को, डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए ही।
लीडिंग एक्टर मिला था रणबीर कपूर को एनिमल के लिए, और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग लोअर फीमेल मिला है आलिया भट्ट को, ठीक है, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र गौरव अवार्ड। तो ये महाराष्ट्र गौरव अवार्ड किसको मिला है? निखिल मुकुंद वाघ, ठीक है, इन हिंदी। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2 लोगों को मिला है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है आपका संस्कृत में, और उर्दू पोएट जो लिरिसिस्ट हैं हमारे गुलजार साहब, इनको मिला है। तो दोनों को मिला है, ठीक है। तो ये क्यों मिलता है? इंडियन लिटरेचर को कंट्रीब्यूट करने के लिए लोगों को मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 50th ज्ञानपीठ अवार्ड आपके सामने है। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। तो कोई लंदन वासी कोई मिला होगा, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कोई इंडियन है, अजीत मिश्रा, ठीक है। अजीत मिश्रा एक लॉयर है, इंडियन बॉर्न, इंडियन ओरिजिन के एक लॉयर है। तो उनको ये आपका अवार्ड मिला है। देखिए आपके सामने ये पिक्चर में है अजीत मिश्रा जी। तो ये आपके ऑब्वियसली लॉयर हैं, हमें पता चल गया, और ये चेयरमैन है आपके यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप के। ही इज द फाउंडर एंड चेयर ऑफ यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप। और तो ये इनके बन के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं जीडी बिरला अवार्ड क्यों दिया जाता है? 50 से कम उम्र के जो साइंटिस्ट हैं उनको अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो किसी साइंटिस्ट को मिला होगा, किसको मिला? डॉक्टर अदिति सेन दे। ये एक फिजिसिस्ट हैं, कहां पे? हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट एट प्रयागराज। तो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज की ये आपकी फिजिसिस्ट हैं, इनको मिला है जीडी बिरला अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स की बात यहाँ पे करेंगे। तो ये 4 बुक्स एंड ऑथर्स याद रखने हैं। देखिए पहला बुक है अ प्रॉमिस्ड नेशन, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। तो ये किताब जो है आपका रिलीज किया गया है अमित शाह जी के द्वारा ब्रेल लिपि में, ठीक है। ब्लाइंड लोगों के लिए, विजुअली जो आपके चैलेंज लोग हैं उनको ब्रेल लैंग्वेज होती है उनकी, तो ब्रेल लैंग्वेज में ये आपका रिलीज किया गया है। अगला है एक समंदर मेरे अंदर। तो ये संजीव जोशी जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके डिप्टी सीईओ और ब्रह्मोस एयरफोर्स के रह चुके हैं, ठीक है, या हैं, चेक कर लीजिएगा है कि रह चुके हैं, लेकिन ये इन्होंने लिखा है ये एक समंदर मेरे अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। ये लिखा है मनसुख मंदव्या जी ने, और रिलीज किया है इनको वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। उसके बाद डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये किताब लिखी है प्रोफेसर SD मुनी ने। तो ये 4 ही याद रखनी है इस महीने की किताबें। चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला न्यूज है 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम अनाउंस हुए हैं, जो कि गगनयान हमारा जो मिशन है उसमें वो जाएंगे। एक्चुअली गगनयान क्या है? हमारे कंट्री का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मतलब ह्यूमन बींग्स को आपका स्पेस में भेजा जाएगा इंडिया के द्वारा पहली बार। तो 4 एस्ट्रोनॉट कौन से हैं? देखिए 3 तो ग्रुप कैप्टन है, एक विंग कमांडर है। तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन। ये देखिए प्रशांत नायर हैं, ये आपके अजीत कृष्णन जी हैं। ये ग्रुप कैप्टन आपके अंगद प्रताप हैं, और ये विंग कमांड सुधांशु शुक्ला। तो विंग कमांड शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो ये 4 लोगों को भेजा जाएगा इन स्पेस। तो ये आपका अनाउंसमेंट आपका प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट थुम्बा। नेक्स्ट देखिए अंबानी जी का एक संस्था है जिसका नाम है सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर। तो इन्होंने पार्टनरशिप की IIT बॉम्बे के साथ और 8 और आपके IITs के साथ, और लॉन्च किया हनुमान क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो जो आपके 12 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रेंड है, बेसिकली इंडिया का चैट GPT आप कह सकते हैं। तो इस हनुमान, लेकिन ये क्या है? 12 आपके इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रेंड होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसी के आधारित देखिए गूगल ने चैट GPT को कंपीट करने के लिए चैट GPT जैसा ही एक चैट बॉट बनाया था जिसका नाम रखा था बार्ड। उसका नाम बदल के कर दिया गया है जेमिनी, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन DNA बैंक कहां पे सेटअप किया जा रहा है? आपका BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो BHU में आपका ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन भी सेट किया गया है। कहां पे? ज्ञानेश्वर लैब में, ठीक है। जूलॉजी डिपार्टमेंट में है ये BHU के। तो ह्यूमन डेटा बैंक कहां पे स्थापित किया गया आप बताएंगे? BHU में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग बात करते हैं ईरान ने 3 सैटेलाइट्स आपके लॉन्च किए हैं इन स्पेस। उनके रॉकेट का नाम है सीमोर्ग रॉकेट,
सिमोर्ग रॉकेट। और सैटेलाइट कौन से हैं? माहदा, कहयान 2 और हातेफ। अच्छा, अब ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, ये एस्ट्रोनॉट है, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इनके पास रिकॉर्ड है। ये रशियन कॉस्मोनॉट है, तो रशियन जो एस्ट्रोनॉट है उनको कॉस्मोनॉट बोला जाता है। तो ये रशियन कॉस्मोनॉट है जिनके पास रिकॉर्ड ये है कि लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड इन स्पेस। ठीक है, तो अभी देखिए यूएसए का हमने देखा ना, फ्रैंक रूबियो के बारे में हमने कुछ न्यूज पढ़ा था कुछ दिन पहले। तो फ्रैंक रूबियो यूएसए के सबसे ज्यादा दिन रहने वाले स्पेस के थे, तो 6 महीना उन्होंने रहे थे। लेकिन ये तो इन्होंने तो आपका मोर देन 2 years रह चुके हैं ये स्पेस में। ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस ये ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड आपका था किसके पास? ग्रेनाडी पेडाल्का का था। ये रिकॉर्ड ये लोग ब्रेक किए हैं। अब देखिए और कितने दिन रहते हैं स्पेस में ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिंगोसैट प्रोब आपका पहली बार फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो कि आपका लकड़ी से बनी हुई है। ये आपका क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री के द्वारा ये बनाया गया है। ये बहुत ही छोटा आपका सैटेलाइट है, कॉफी मग के साइज का है। ठीक है, और ये बना है मैग्नोलिया वुड। मैग्नोलिया एक प्रकार का वुड है, उस वुड से बना है सबसे पहला वुडन सैटेलाइट। नाम याद रखिएगा, लिग्नोसैट प्रोब, जापान का है। अच्छा, लिग्नोसैट प्रोब एक्चुअली आपका नासा और जापान की जो एजेंसी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन्होंने मिलकर बनाया है। इट इज प्लान टू बी लॉन्च दिस समर, मतलब इस समर में अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। इसको लॉन्च किया जाएगा यूएसए के रॉकेट से या स्पेस एक्स के रॉकेट से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओडेसस की। ओडेसस बनता है फर्स्ट प्राइवेट लैंडर टू लैंड ऑन मून। मून पे लैंड करने वाला सबसे पहला आपका प्राइवेट लैंडर। ठीक है, उसका नाम है ओडेसस। कहां पे? लूनर साउथ पोल पे ये लैंड करता है। और ये आपका फर्स्ट यूएस एयरक्राफ्ट है टू रीच द लूनर सरफेस। लूनर सरफेस पहुंचने वाला सबसे पहला यूएस एयरक्राफ्ट आफ्टर 50 years। देखिए नासा के अपोलो 17 लैंड किया था 1972 में, उसके करीबन 50 साल हो गए हैं। अब ये ओडेसस आपका लॉन्च आपका मून पे पहुंचेगा। ठीक है, मून पे लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो ये सबसे पहला प्राइवेट लैंडर होता है, लेकिन ठीक है, प्राइवेट लैंडर है, कोई प्राइवेट कंपनी का लैंडर ओडेसस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडिया ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पाइस सैटेलाइट। तो स्पाइस सैटेलाइट आपका बनाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। कौन बनाएगा? आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा स्पाइस सैटेलाइट बनाया जाएगा। तो और स्पेस एक्स के रॉकेट से ये लॉन्च होगा। ठीक है, अच्छा, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्पाइस सैटेलाइट है, इसको कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड सेंटर होगा। ठीक है, ग्राउंड सेंटर कहां पे बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया है। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेट करके? सैटेलॉजिक, एक अमेरिकन कंपनी है, इससे वो गाइडेंस लेंगी और इमेज प्रोसेसिंग में हेल्प लेगी। तो ये होगा ग्राउंड सेंटर, कहां पे है? बेंगलुरु में, फर्स्ट स्पाइस सैटेलाइट ऑफ इंडिया। देखिए अब बात करते हैं मारुत ड्रोन्स की। ये एक ड्रोन मेकर है, ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। ये आपके 2 कस्टम ड्रोन्स इसने क्या कहते हैं सेंड किया है, किसको? एनएमडीसी को। ठीक है, 2 कस्टम बिल्ड ड्रोन्स टू एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नासा का इंजेनिटी मास हेलीकॉप्टर। तो ये काफी न्यूज में रहता भी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे ग्रह में हमने एक हेलीकॉप्टर भेजा। ये हेलीकॉप्टर है, ये उड़ सकता है ऊपर। ठीक है, तो इसने मार्स के ऊपर 72 फ्लाइट्स कंप्लीट किया है 3 साल के टाइम में। ठीक है, तो इसका मिशन अभी एंड हो गया है करेंटली। ठीक है, वॉज द फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट टू फ्लाई ऑन अनदर प्लैनेट, जो की बात कर ली हमने। ठीक है, अब देखो इसरो ने एक सैटेलाइट सेंड किया है, नाम है इसका इनसैट 3DS। तो ये एक वेदर मॉनिटरिंग और डिजास्टर वार्निंग सैटेलाइट है। और ये आपका कौन से रॉकेट पे भेजा गया है? दैट इज GSLV F-14 रॉकेट। ठीक है, श्रीहरिकोटा से। तो इसको कहते हैं नॉटी बॉय, मतलब इस रॉकेट को बोला जाता है नॉटी बॉय। कई बार फेल हुआ है ना, इसलिए इसको नॉटी बॉय बोलते हैं। तो ये इनसाइट 3DS याद रखिएगा, फाइनेंस एंटायरली बाई ऑब्वियसली अर्थ साइंसेस के द्वारा ये फाइनेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं वयोमित्र। तो यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये एक फीमेल रोबोट है, फीमेल रोबोट। अब रोबोट तो मेल फीमेल क्या होता है, लेकिन फीमेल लुकिंग है ना, देखने से फीमेल लग रही है। तो ये आपका वयोमित्र एक रोबोट है। तो ये हमें पता है गगनयान मिशन के लिए देखिए 4 एस्ट्रोनॉट तैयार किए गए हैं जो जाएंगे। लेकिन ये 4 एस्ट्रोनॉट जाने से पहले इसरो ने इस रोबोट को, जिसका नाम है वयोमित्र, इसको भेजा है। ये भेजेंगे एक्चुअली। मिशन इज शेड्यूल्ड फॉर 3rd quarter of 2024। ये आपके कुछ काम करेगा, आपको मॉड्यूल पैरामीटर्स, इशू अलर्ट्स, परफॉर्म टास्क, ये सब करेगा। ठीक है, जो भी है कुल मिला के रोबोट भेजा जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन से पहले। व्योम मित्र है। ठीक है, व्योम मित्र। तो व्योम मित्र का मतलब होता है स्पेस फ्रेंड। व्योम का मतलब होता है स्पेस, और मित्र का बताइए आपको मतलब फ्रेंड, तो स्पेस फ्रेंड इसका मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कंगारू लिजर्ड।
ये देखिए लिजर्ड आप देख सकते हैं ना, ये है कंगारू लिजर्ड। कहां से डिस्कवर किया? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला से ये डिस्कवर किया गया और इसको बोला गया गामा एज या नॉर्दर्न कंगारू लिजर्ड। ठीक है, देखिए कंगारू लिजर्ड कहां से है आपका? कंगारू लिजर्ड इज फ्रॉम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। चलिए ये अगस्त गामा एज हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं स्कीम्स के बारे में बात करने। देखिए मिनिस्ट्री वाइज देखेंगे, अलग अलग मिनिस्ट्री के सब लोग देखेंगे और पुराने थोड़े बहुत स्कीम्स भी यहाँ रिवाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी का एक स्कीम है, दैट इज सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम। ठीक है, तो इस स्कीम के में आपका देखिए ये एक प्रकार का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो आपका क्वालिटी आपका इंश्योर करता है, किसका? टेलीकॉम इक्विपमेंट का। ठीक है, तो बेसिकली दो सर्टिफिकेशन स्कीम्स है, एक तो हमने देख लिया सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम, एक है आपका जनरल सर्टिफिकेशन स्कीम। तो ये दो आपके सर्टिफिकेशन स्कीम्स है। किसका क्वालिटी इंश्योर करते हैं? ये टेलीकॉम इक्विपमेंट की क्वालिटी। ठीक है, तो टोटल कितने SCS जो है सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम्स के अंदर कितने टोटल प्रोडक्ट्स आते हैं जिसका क्वालिटी वो इंश्योर करता है? ठीक है, टेलीकॉम को इक्विपमेंट्स। तो आपके 49 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिलेटेड विद द टेलीकॉम सेक्टर इसमें कवर्ड है। ठीक है, पहले 12 थे, अभी बढ़ा के 37 और नए प्रोडक्ट बढ़ाए गए हैं और हो गया टोटल 49। ये है सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी का। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। अब स्कीम्स हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के स्कीम्स। ठीक है, पहला स्कीम देखेंगे दैट इज ज्वाइंट ओपन एक्सपीडिशन। तो ये ज्वाइंट ओपन एक्सपीडिशन के अंतर देखिए ओशन को एक्सप्लोर करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए जो वेसल है जहां पे लोग ट्रैवल करेंगे साइंटिस्ट वगैरह, वो है वेसल सागर निधि। तो कौन कौन से कंट्रीज है? देखिए इंडिया का तो है ही है, इनक्वाइस इंडियन नेशनल सर्विसेज फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसके अलावा आपका कोलंबो सिक्योरिटी सर्विसेज, और ये बांग्लादेश और मालदीव्स भी साथ में रहेंगे। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और इंडिया सागर निधि वेसल में जाके आपका एक्सप्लोरेशन करेंगे। वैसे ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन हो गया आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट आपका है हिमाद्री। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस ने सबसे इंडिया पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा टू हिमाद्री। ठीक है, ये आपका नेशंस आर्टिक रिसर्च स्टेशन है, सिचुएटेड इन नाई एलिसंड विद इन द नॉर्वेजियन आर्किपिलागो ऑफ स्वालबार्ड। देखिए यूरोप का आप मैपिंग पढ़िए तो वहां एक आइलैंड है स्वालबार्ड में हमारा हिमाद्री आपका आर्टिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री है। ठीक है, वहीं पे रिसर्च करने के लिए भेजा जा रहा है। तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट जा रहे हैं कहाँ के? नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, IIT मंडी। ठीक है, IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन सब आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट जा रहे हैं टू हिमाद्री। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन। नेक्स्ट बात की हमने, अब ये देखिए मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज चल रहा है, तो इसमें देखिए पृथ्वी विज्ञान स्कीम है। पृथ्वी विज्ञान स्कीम ये आपका इट एम्स टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंसेस। अर्थ सिस्टम साइंसेस को समझने के लिए ये आपका एम है इनका, एंड प्रोवाइड रिलायबल सर्विसेज फॉर द कंट्री। ये आपका 2021 से लेकर 26 तक इंप्लीमेंट करना है। और पृथ्वी का फुल फॉर्म देखिए क्या है, प्रमोटिंग रिसर्च इन अर्थ सिस्टम साइंस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये है पृथ्वी। चलो अच्छी बात है, ये पृथ्वी हमने देखा। पृथ्वी आपसे पूछा जाए कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 सब स्कीम्स और है, जैसे अक्रॉस, ओ स्मार्ट, ठीक है, पेसर, सेज और आपका रीच आउट। इनके फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। अक्रॉस का फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटिक रिसर्च मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। ओ स्मार्ट का मतलब है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ओ स्मार्ट। उसके बाद पेसर का है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। ठीक है, सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस है सेज, और रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच है रीच आउट। ठीक है, तो ये 5 सब स्कीम्स है आपके पृथ्वी के। चलिए ये देख लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखिए इसमें आपका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, नाम से पता चल रहा है सूर्योदय योजना मतलब कहीं ना कहीं सोलर पैनल्स हम लोग इंस्टॉल कराना चाहते हैं। तो ये आपके सोलर पैनल्स इंस्टॉल होंगे, 1 करोड़ गरीब लोगों के को हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, और इनको इस स्कीम के अंतर्गत 300 यूनिट्स ऑफ फ्री बिजली लगाई जाएगी। इनके घरों के ऊपर पहले तो हम लोग सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल लगा के इनको फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट की फ्री बिजली हर महीने। ठीक है, 1 करोड़ फैमिलीज को। तो ये करेगा कौन? कंपनी REC लिमिटेड को भी देखा था ना, कुछ अवार्ड्स मिले थे, तो यही REC है आपका, REC लिमिटेड। ये आपका सोलर रूफटॉप मिशन को आपका स्पीयरहेड करेगा
इसकी फंडिंग है 1.2 लाख करोड़ रुपीज, 1.2 लाख करोड़ रुपीज है फंडिंग, ठीक है, काफी फंडिंग मिला है। नेक्स्ट है हमारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये है पीएम रूफटॉप सोलर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। इसमें 75,000 करोड़ के आसपास का आपका पैसा लगा है, और ये भी आपका रूफटॉप सोलर आपके पैनल्स लगाने की बात हो रही है। तो ये है 300 यूनिट पर मंथ, मतलब सेम ही बात है। सूर्योदय योजना और आपका सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना करीबन सेम ही काम कर रहे हैं ये लोग, अलग अलग पैसे मिल रहे हैं, मतलब एक को ज्यादा एक को कम, ठीक है। सब में देखिए वही है 300 यूनिट फ्री बिजली और आपका लगाया जाएगा सोलर पैनल। तो दोनों एक ही है, समझ सकते हैं आप, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और आपका पीएम सूर्योदय योजना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये कहां लगा है? तो ये आपका ऋषिकेश उत्तराखंड में लगा है, लोकेटेड एट द THDC इंडिया लिमिटेड ऑफिस। तो बेसिकली THDC है तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपका ऋषिकेश के पास है, ऋषिकेश में है उत्तराखंड में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम लोग और एंड फ्यूल एनर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे टू प्रोड्यूस 50 किलोग्राम्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर डे। 50 केजी ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है इनको, ठीक है। और एनर्जी कहां से मिलेगा? आपका रूफटॉप सोलर प्लांट बनाएंगे, मतलब सोलर एनर्जी लेंगे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, और इलेक्ट्रोलाइसिस जनरेट होगा हाइड्रोजन, जो कि एक फ्यूल के रूप में काम ले सकता है इनसे। अब देखिए नीति आयोग ने कुछ प्लान्स बनाए हैं, इकोनॉमिक प्लान्स आपके मुंबई के लिए, सूरत के लिए, मुंबई, सूरत, वाराणसी, वाइजैक, ठीक है। तो ये सब सिटीज के डेवलप होना जरूरी है अगर इंडिया चाहती है एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना बाय 2047, ठीक है। और एम मिला है, एम है आपका नीति आयोग का कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी बाय 2047। तो काफी बड़ा एम है, और इसको पूरा करने के लिए आपके इकोनॉमिक प्लान डेवलप किए गए हैं, मतलब इन सारे 4 सिटीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग न्यू एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। ये अलग है थोड़ा, ये नीति आयोग का है, साथ ही में कर दिया हमने, लेकिन इससे पहले जितने भी पढ़े थे हमने ये सब न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्ट्री का है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्मार्ट ग्राम पंचायत। तो स्मार्ट ग्राम पंचायत होगा, इसका मतलब पूरे ग्राम पंचायत में आपका वाईफाई एक्सेस होगा, आप बढ़िया से वाईफाई एक्सेस करके इंटरनेट चला सकते हैं गांव में बैठ के। तो ये पीएम वानी सर्विस है, तो पीएम वानी सर्विस को हर ग्राम पंचायत में पहुंचाया जाएगा, और ये शुरुआत किया गया है आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के सारे जो ग्राम पंचायतों को वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनाता है, आपका पीएम वानी के अंतर्गत आने वाला, मतलब स्मार्ट ग्राम पंचायत के अंतर आने वाला कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यशस्वी स्कॉलरशिप के बारे में मैंने पढ़ा था, क्लास 10 और 9 के बच्चों को 75,000 पर एनम मिलेगा स्कॉलरशिप, और 11-12 में आपको मिलेगा 1,25,000 पर एनम ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये यशस्वी स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग न्यू स्वर्णिमा योजना। तो इसमें वुमेन बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस को लोन दिया जाएगा, आपका 2 लाख तक का 5% इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपके बैकवर्ड क्लासेस के लोग बिजनेस चालू करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस, तो उसके लिए 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं आप लोग, लेकिन 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, काफी कम इंटरेस्ट है 5% हो। देखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स एट रिलीजियस, सोशल एंड टूरिस्ट साइट्स। तो बेसिकली ये जो आपके टूरिस्ट साइट्स हैं, यहाँ पे बेगर फ्री जोन्स होंगे, यहाँ पे बेगर्स को नहीं रखा जाएगा, उनको बेगर्स नहीं होंगे ऐसे टूरिस्ट साइट्स में। तो बाई 2026 तक कोई बेगर्स नहीं होंगे। ये 30 सिटीज में ये स्कीम आपका लॉन्च किया जा रहा है, और ये आपका जो स्माइल स्कीम है ना उसके अंतर्गत आता है, उसका एक सब स्कीम है। तो स्माइल स्कीम के बारे में हम सबको पता है, दैट इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये है स्माइल स्कीम, इसके अंतर्गत आपका ये रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स वाला स्कीम है। एम क्या है आपका 2026 तक बेगर फ्री जोन्स बनाने का, ठीक है। 30 सिटीज में है ये, 30 सिटीज में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट दिल्ली की बात करते हैं, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली ने कहा है कि भाई आपका जो ट्रांस कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनको फ्री बस में ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं देने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का जो स्कीम है वो है हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना, यानी कि हैप्पी योजना, ठीक है। इस स्कीम में देखिए अंडर प्रिविलेज जो फैमिलीज हैं
उनको आपका हरियाणा रोडवेज बसेस में फ्री ट्रैवल करने का मौका दिया जाएगा कि आप फ्री ट्रैवल करिए। तो हरियाणा वाले देखिए आपका अंडर प्रिविलेज फैमिलीज को फ्री आपका ट्रैवल करा रहे हैं बसेस में, और दिल्ली वाले ट्रांस जेंडर लोगों को फ्री ट्रैवल करा रहे हैं, ऐसे याद रखिए। अच्छा, हरियाणा हैज अ स्कीम दैट प्रोवाइड्स मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2750। हर महीने आपका 2750 दिया जाएगा उन पेशेंट्स को जिनको रेयर डिजीजेस हो रखी है, जिनको रेयर डिजीजेस हैं और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, ठीक है। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस आइडेंटिफाइज 55 रेयर डिजीजेस। तो ऐसे 55 रेयर डिजीजेस हैं। अगर आपको इन 55 में से कोई रेयर डिजीजेस किसी को हुआ है तो सरकार, हरियाणा सरकार उसको 2750 रुपीज पर मंथ पेमेंट करेगी। ये तो हरियाणा का हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका का। कर्नाटका के देखिए कुछ पुराने स्कीम्स। शक्ति स्कीम, गृह ज्योति स्कीम्स। गृह ज्योति नाम से पता चल रहा है आपको, ज्योति ना, ज्योति मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अप टू 200 यूनिट्स। और ये भी शक्ति स्कीम है, फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। ये भी फ्री बस सर्विस, याद रखिए। शक्ति स्कीम किसका है? कर्नाटका का, ठीक है। हरियाणा का हमें पता है, दैट इज हैप्पी योजना। ये आपका फ्री बस ट्रैवल के लिए है। तो दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका का। फिर युवा निधि स्कीम कर्नाटका का देखिए। युवा निधि स्कीम इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स। तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। अगर ग्रेजुएट हो आप और जॉब नहीं है आपके पास तो 3000 रुपए महीना दिया जाएगा सरकार के द्वारा। डिप्लोमा है आपके पास, जॉब नहीं है तो 1500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। अगला ये इनिशिएटिव आपका डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। इसमें देखिए डिजिटल मीडिया में सब लोग खोए हुए हैं, ठीक है। तो वहां से लोगों को बाहर निकालने के लिए कि भाई डिजिटल डिटॉक्स हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम लगे रहें उसी में। तो इसके लिए एक आपका इनिशिएटिव है, दैट इज डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव्स। कहाँ का? कर्नाटका गवर्नमेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब का। पंजाब के सीएम जैसा कि आप जानते हैं भगवंत मान जी हैं। तो उन्होंने लॉन्च किया है नया इनिशिएटिव कॉल्ड है सड़क सुरक्षा फोर्स। सड़क सुरक्षा फोर्स टू इंप्रूव ट्रैफिक मूवमेंट और रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। तो रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए ये आपका ट्रैफिक सुरक्षा फोर्स आपका पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं यूपी का। यूपी का है हर घर सोलर अभियान। तो भाई सोलर पे काम कर रही है, तो यहाँ भी सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जाएंगे। 6000 मेगावाट्स के सोलर रूफटॉप के प्लांट लगाए जाएंगे। कौन से 2 शहरों में? वाराणसी और लखनऊ, ठीक है। अंडर द सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 बाई यूपी एनईडीए। यूपी एनईडीए जो आपका कंपनी है ये लगाएंगे ये सोलर प्लांट्स। देखिए एस्पिरेशनल सिटी प्लान है, ये बेसिकली नीति आयोग का है। उन्होंने कहा है कि देखो एस्पिरेशनल सिटी बनाएंगे हम लोग। चाहिए यूपी से मतलब नहीं है, इसमें ऑब्वियसली यूपी की सिटीज है लेकिन दूसरे सिटीज भी हैं। तो 100 ऐसे सिटीज ढूंढे गए हैं फॉर एस्पायरेशन सिटी प्लान, ठीक है। टोटल 762 अर्बन लोकल बॉडीज है इंडिया में। उनमें से ऐसे 100 अर्बन लोकल बॉडीज में को एस्पायरेशनल सिटी बनाया जाएगा कि भैया आप देखिए ये सिटी मतलब इसी के तर्ज पे सारे सिटी होने चाहिए। मॉडल सिटीज का प्लान एक तरीके से। नेक्स्ट है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में बात है कि आपकी मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। 50% सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा, दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, मतलब आप बेसिकली आप काउस को मैनेज करिए और काउस को अगर हम मैनेज करेंगे तो उसके 50% सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन इसमें यह भी है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ काउस होने चाहिए आपके पास, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते दो गाय ले लीजिए और 50% सब्सिडी भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ मतलब काउस का एक लिमिट है इसमें। 1 टैप 1 ट्री कैंपेन किसका है? ऑब्वियसली यूपी का है। 1 टैप 1 ट्री कैंपेन, ये नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत ये आपका स्कीम है। नेक्स्ट ओबराडी थर्मल प्रोजेक्ट, ठीक है। सेंटर और एनटीपीसी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। आपका ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, कहां पे? सोनभद्र में। तो ये तो बात हो गई यूपी की। यूपी का और देखिए यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि 2026 तक हम लोग फाइलारियासिस जो है एक डिजीज होता है उसको एलिमिनेट कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे यूपी से, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का गोल एक्चुअली 2027 तक था। यूपी ने कहा 1 साल पहले हम लोग खत्म कर देंगे। तो ऑब्वियसली यूपी गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है MDA, दैट इज मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग भाई ड्रग्स दे देके मतलब वैक्सीन करा के आपको खत्म कर देंगे इसको। तो इसमें स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और जो मेडिसिन प्रोवाइड करेगी टू द एंटायर पॉपुलेशन। अब इसमें मेडिसिन है, सॉरी वैक्सीनेशन बोला, मेडिसिन प्रोवाइड करके खत्म कर देगी ये फाइलारियासिस। तो अब ये वही सेम चीज है। 2026 तक आपका यूपी गवर्नमेंट का एम है और 2027 तक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एम है, ठीक है। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल का स्कीम का क्या नाम है? योग्यश्री सोशल वेलफेयर स्कीम, योग्यश्री। तो ये योग्यश्री स्कीम में क्या किया जाएगा? देखिए SC और ST स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, उसके लिए अच्छा कोई भी खर्चा नहीं होगा, कॉस्ट फ्री, कोई आपको पेमेंट नहीं लिया जाएगा इनसे, इनको फ्री में कोचिंग और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कराई जाएगी और ऐसे 50 ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे थ्रू आउट द स्टेट। ये है योगीश्री सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज पे। चलिए भाई, स्पोर्ट्स न्यूज पे हम लोग अब शुरुआत करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज तो देखिए, बॉक्सिंग में आपका मनदीप जांगरा को आपका जीत मिली है आपका एट द यूएस बेस्ड नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैंपियनशिप। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट चैंपियनशिप हुआ था, नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन NBA, ये आपका यूएसए का है आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें जीत मिली है किसको? मनदीप झांगरा जी को। ये आपका इन्होंने अमेरिका के गुरार्डो एस्क्विवेल को हराया है आपका वॉशिंगटन में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है आपका MC मैरी कॉम, जो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं बॉक्सर, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं आपका अभिनव बिंद्रा जी की। तो ये अभिनव बिंद्रा जी जो है, ये पहली बार ओलंपिक में गोल्ड जीता था इंडिया की तरफ से। तो ये इस समय हम जो 2024 पेरिस ओलंपिक्स है उसमें इंडिया के टॉर्च बियरर के रूप में जाएंगे, ठीक है। और होपफुली एक और गोल्ड ले आए तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तागी अस्कारी जी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी एज आप मानेंगे नहीं, 100 साल की है, ठीक है। ये ईरान के एक डाइवर हैं जिन्होंने 2024 वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप जो कि दोहा में हो रहा था वहां पार्टिसिपेट किया। ये 100 साल के हैं और ये लोग ये वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काफी प्रेरणा मिलती है लोगों को इनसे। 100 साल की एज में भी ये एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है और काफी बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024। तो ये बेसिकली एक टेबल टेनिस का इवेंट है जो कि जीता किसने? श्रीजा अकुला ने। तो फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल इन द वुमेन सिंगल्स इवेंट एट 2024 इवेंट, ठीक है। तो इन्होंने जीता। क्या नाम है? WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024। तो ये आपके सामने ये पिक्चर है श्रीजा अकुला का। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा स्टील चेस मास्टर्स। तो टाटा स्टील चेस मास्टर में तो हम लोग विनर्स पे फोकस करते हैं। मास्टर कैटेगरी किसने जीता? वी ने। और चैलेंजर कैटेगरी में कौन जीता? लियोन ल्यूक मेंडोसा। तो हम लोग विनर्स देखेंगे और लियोन ल्यूक मेंडोसा तो इंडिया के हैं। और ये भी देख लेते हैं कि भाई मास्टर्स कैटेगरी में जो वी है, इन्होंने हराया गुकेश डोम्बराजू को। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। दिस इज टाटा स्टील चेस मास्टर्स। स्टार्ट होता है देखिए आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन से। 112वां एडिशन हो रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो मेन सिंगल्स हमको ध्यान में रखना है। कौन जीता? इटली के जैनिक सिनर जीते। इसके बाद वुमेन सिंगल्स किसने जीता? बेलारूस की आर्याना सैबलेंका ने जीता। तो दूसरा कंसेक्यूटिव ग्रैंड स्लैम टाइटल हो गया इनका। अच्छा, यहाँ पे फोकस करिए। तीसरे नंबर पे मेंस डबल्स के जो विनर हैं ये ध्यान में रखना है हमें। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन। अब यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया रोहन बोपन्ना ने। तो रोहन बोपन्ना जी ने ये बनते हैं ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन अ ग्रैंड स्लैम इन द ओपन एरा। ओपन एरा की किसी ग्रैंड स्लैम में सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति जिसने आपका ग्रैंड स्लैम जीता है वो बनते हैं रोहन बोपन्ना, ठीक है। इनकी एज कितनी है? 43 ईयर्स 329 डेज, मतलब करीबन 44 ईयर्स के हैं ये, ठीक है। कुछ दिन और अगर होता तो 44 ईयर्स हो जाता इनका। तो 44 ईयर्स के व्यक्ति हैं और ये जीत रहे हैं एक ग्रैंड स्लैम, काफी बड़ी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन। तो ये दूसरे आपके क्रिकेटर बन जाते हैं, सेकंड इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में आफ्टर अनिल कुंबले। अच्छा, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पे आते हैं। देखिए अंडर 19 का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहां भी देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया हर जगह इंडिया को हरा रहा फाइनल में। तो ये इंडिया बेसिकली ये 5 बार जीत चुकी है और इस बार ऑस्ट्रेलिया चौथी बार का चैंपियन बनती है अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। अच्छा, अब यहाँ पे रिकॉर्ड बनाते हैं जसप्रीत बुमराह। ये बनते हैं सबसे पहले बॉलर इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, ODI, टेस्ट और T20 फॉर्मेट में। सारे फॉर्मेट में नंबर 1 रैंक है आपके जसप्रीत बुमराह की। तो बुमराह इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन पेसर टू टॉप द ICC टेस्ट रैंकिंग। ICC टेस्ट रैंकिंग को टॉप करने वाले सबसे पहले इंडियन पेस बॉलर बनते हैं जसप्रीत बुमराह। तो नेक्स्ट फुटबॉल की कुछ बात करते हैं। देखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप तो होता ही है, ये बात कर रहे हैं क्लब वर्ल्ड कप की। तो क्लब वर्ल्ड कप जो है 20th फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता किसने? मैनचेस्टर सिटी ने, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 7 टीम्स खेलती थी और खेली भी।
तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? जेडा, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, सऊदी अरेबिया में। तो ये पहली बार, सॉरी आखिरी बार ये 7 मेंबर्स का एक इवेंट बनेगा। आपके 2025 में जो वर्ल्ड कप होगा, क्लब वर्ल्ड कप, उसमें 32 टीम्स पार्ट लेंगे। तो 7 टीम पार्ट लेने वाला ये आखिरी वर्ल्ड कप होता है, क्लब वर्ल्ड कप। तो जीता कौन जीता ये ध्यान रख सकते हैं आप, मैनचेस्टर। और 2025 में 32 टीम्स होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप, फुटबॉल चैंपियनशिप ऑब्वियसली, क्योंकि फुटबॉल ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका ज्वाइंट विनर बनते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। देखिए विंटर गेम्स होगा कहां पे हो सकता है? तो 2 फेजेस में कराया गया। पहली एक तो लद्दाख में, एक बार जम्मू कश्मीर में। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज, फर्स्ट फेज आपका लेह लद्दाख में। अच्छा, ये जीता कौन? इंडियन आर्मी की जो टीम है ये जीतती है ये टाइटल, 10 गोल्ड जीतती है, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज। ठीक है, और मैस्कॉट कौन है? आपके सामने देखिए फोटो में देख सकते हैं, ये एक लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड, जिसका नाम है शान शे और शान, जो भी नाम आपको पसंद आए। तो ये शान नाम के मैस्कॉट है, ही इज अ स्नो लेपर्ड। ये मैस्कॉट होते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स पे आ जाते हैं। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हुआ था? आपका चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु के ये सिटीज में होता है। अच्छा, मैस्कॉट है वीर मंगई। 5600 एथलीट्स ने पार्ट लिया। इनॉग्रेट किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। जीता कौन? देखिए महाराष्ट्र आपका 57 गोल्ड से टॉप पोजीशन रैंक पे रहा, देन तमिलनाडु, देन हरियाणा 38 और 35 आपके गोल्ड जीतते हैं। तो तमिलनाडु हरियाणा काफी पास रहते हैं, लेकिन आपका महाराष्ट्र 57 गोल्ड से काफी आगे। अच्छा, यूपी का रैंक क्या है? यूपी का रैंक है आपका 7th, 11 गोल्ड से आपका 7th रैंक है यूपी का। ठीक है, 11 गोल्ड, 13 सिल्वर और 18 ब्रोंज। ये बात हो गई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल। ये आपका कहां पे हुआ था? अगरतला, त्रिपुरा में। और इसके मैस्कॉट थे फारेज लीफ मंकी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंसेस की। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है, कहां पे? दुबई में हुआ है। तो इसका थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इसमें गेस्ट के रूप में बुलाया गया था टर्की को, इंडिया और कतर को। तो देखिए दुबई में हुआ। दुबई में देखिए इन्होंने लॉन्च कर दिया वर्ल्ड का सबसे पहला एयर टैक्सी। एयर टैक्सी सर्विस है। अब जैसे टैक्सी आप रोड पे दौड़ता नहीं है, अब ये प्लेन लेके आप जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये आपका है एयर टैक्सी। तो इसको पहली बार लॉन्च किया गया दुबई में, आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में लॉन्च किया गया, वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की अब बात करते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में देखिए भारत टेक्स नाम से पता चल रहा है, इट्स द लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट। कहां पे हुआ? भारत मंडपम, यशोभूमि, न्यू दिल्ली में। ठीक है, देखिए भारत टेक्सटाइल के ऊपर है ना, टेक्सटाइल के ऊपर आपका प्रधानमंत्री जी का ये विजन पता होना चाहिए, 5F विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये 5F कौन से हैं? पहला है फार्म टू फॉरेन। ठीक है, 2 F हो गए। वाया मतलब फार्म से, अब बेसिकली हम लोग जो टेक्सटाइल है वो कहीं ना कहीं कॉटन होता है या कोई ना कोई फाइबर होता है ना, तो वो निकलता है फार्म से। फार्म से निकाल के उसको फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करना, ये हमारा गोल है। कैसे? वाया फाइबर। तो फाइबर पहले निकलेगा, फैब्रिक एंड फैशन फोकस। फाइबर, फैब्रिक और फैशन में फोकस करके ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका 5F विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली हमने। देखिए यूनियन मिनिस्टर आपके एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है? श्री अमित शाह जी हैं। इन्होंने एड्रेस किया 5th इंटरनेशनल एंड 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। कहां पे है? नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में, गांधीनगर में। तो ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था आप बताइएगा? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। ठीक है, वेन्यू क्या था? नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर गुजरात। और इसको आपका एड्रेस किसने किया था? आपके अमित शाह जी ने करा था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 आपका ऑब्वियसली 2 फरवरी को होता है, लेकिन ये आपका सेलिब्रेट किया गया था आपका कहां पे? मध्य प्रदेश में, 3 फरवरी से 5 फरवरी तक, मतलब 2 फरवरी के बाद के 3 दिन आपका ये सेलिब्रेट किया गया। कहां पे? सिरपुर लेक इन इंदौर। कहां सेलिब्रेट किया? देखिए सिरपुर लेक देख सकते हैं, इंदौर का। और इसका थीम ऑफ द इवेंट क्या था? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग वाज द थीम ऑफ द इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज थ्रू NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तो इसके अंडर ही है आपका, मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसने होस्ट किया सबसे पहला फ्यूचर स्किल समिट। कहां पे? गुवाहाटी में। चलिए ये हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया कहां पे? आपका सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जहां पे डिजिटल इनिशिएटिव्स का शुरुआत किया गया, जैसे
डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स, अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आपको रिकॉर्ड देखना है तो आप ये डिजिटली देख सकेंगे, ठीक है। नाम होगा डिजी SCR। और डिजिटल कोर्स 2.0 यानी कि डिजिटल कोर्स होगा, आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं इन कोर्स का, ये देखो रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट को थोड़ा सा और अच्छा बना दिया गया, ठीक है। ये होता है आपका 75 एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, कहाँ पे हुआ? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया आपका किरियाकोस मित्सोताकिस, ये आपके ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा। अच्छा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। थीम क्या था? चतुरंगा। चतुरंगा वाज द थीम। चतुरंगा मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यह है रायसीना डायलॉग। नेक्स्ट बात करते हैं 9th स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो। 9वीं स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो कहां पे था? आपका न्यू दिल्ली, इंडिया में, प्रगति मैदान में। थीम क्या था? इनोवेशन ड्राइविंग सस्टेनेबिलिटी, रियलाइज द पावर ऑफ टुमारो एंड टुडे। तो ये था आपका थीम। अच्छा, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO एंड द एग्जीबिशंस इंडिया ग्रुप के द्वारा ये ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो याद रखिए, थीम याद रखिए, कहां पे हुआ था याद रखिए। अच्छा, 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट को किसने होस्ट किया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF के द्वारा इसको होस्ट किया गया, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। कहां पे होस्ट हुआ इनका? लखनऊ में। JRRPF एकेडमी लखनऊ में होस्ट हुआ आपका ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, किसके द्वारा? RPF के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर। ये क्या है, कहां पे हुआ? देखिए न्यू दिल्ली में हुआ। अच्छा, किसने होस्ट किया? वर्ल्ड नीम ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया, दिल्ली में। अच्छा, अब देखिए, तो ये जो ट्रेड फेयर है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ऑर्गेनाइज्ड विद ICAR, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना, आपसे पूछ सकता है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो याद रखिए झांसी में है। तो इसी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया नीम समिट, ठीक है। थीम याद रखिए, नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। तो हर जगह देखिए सस्टेनेबल वर्ड एक कीवर्ड है, ऐड कर देते हैं। तो कभी अगर मान लीजिए तुक्का मारने का मन हो तो सस्टेनेबल वर्ड देख के मार सकते हैं। खैर कोई एडवाइस नहीं दे रहा मैं, लेकिन ठीक है, ऐसा ध्यान रख सकते हैं। देखिए सस्टेनेबल वर्ड आ गया या कौन सा वर्ड आ गया, क्योंकि इतने सारे थीम याद करने हैं तो कुछ तो ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी ना हमें। तो ये कुछ कीवर्ड हम ध्यान रख सकते हैं कि भैया सस्टेनेबल वर्ड कहां पे आया, कौन से थीम में। देखिए नीम ट्रेड में आपका सस्टेनेबल वर्ड आया, बस इतना याद रख लीजिए तो आपका काम थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि कितने सारे आपको याद रखना है, लिमिटलेस थीम्स हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्प करेंगी आपको। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। इन्होंने चेयर किया किसको? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन। तो सीवीड कल्टीवेशन का जो कॉन्फ्रेंस है वो हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी ने चेयर किया। कहां पे हुआ? आपका कोटेश्वर। कोटेश्वर आपका कोरी क्रीक, कोटेश्वर या कोरी क्रीक, कहां पे? कच्छ, गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड इंडिया एनर्जी वीक। सेकेंड इंडिया एनर्जी वीक आपका इस डेट को हुआ, कहां हुआ? ONGC इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट, कहां पे? गोवा, इंडिया। PM के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। अच्छा, 23वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। चलिए ठीक है, इसका थीम क्या था? लीडरशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। और किसने होस्ट किया? टेरी ने होस्ट किया। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसने होस्ट किया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024। कहां पे हुआ? ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका मुंबई। कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये किया गया था। द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम बाय UNDP इंडिया एंड डिलीवरी पार्टनर, ठीक है। UNDP इंडिया और डिलीवरी पार्टनर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री, ये भी पता चल गई। चलिए अब फाइनली हम लोग देखते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। इस महीने की रैंक्स एंड रिपोर्ट देखते हैं, फिर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। चलिए आते हैं हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए किसके द्वारा निकाला गया? फोर्स के द्वारा निकाला गया। तो सबसे ज्यादा पेड फीमेल एथलीट में सब नंबर 1 है ईगा स्वाइटेक, पोलैंड की। फिर आपका आइलीन गू, चाइना, और कोको गाव, यूएसए, ठीक है। 16वें नंबर पे PV सिंधु है, इंडिया की सबसे ज्यादा पेड फीमेल एथलीट, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, इसको देखें। तो देखिए हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये बताता है कि किसके पासपोर्ट का कितना स्ट्रेंथ है। कैसे पता चलेगा? जो कि जिस पासपोर्ट से जितने मैक्सिमम कंट्रीज में आप लोग वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं,
तो ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो पासपोर्ट आपका स्ट्रांग है। जैसे कि इंडिया का पासपोर्ट से आप देखिए 60 कंट्रीज ट्रैवल कर पाते थे 2023 में, तो 2024 में अब 62 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री। ठीक है, तो ये है आपका इंडिया का स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके जैसे फिनलैंड, डच, साउथ कोरिया और स्वीडन, इनके पासपोर्ट से आप 193 कंट्रीज वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं। मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको कहीं भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है, लगभग ऐसा मान सकते हो आप। ठीक है, तो टॉप 6 कंट्रीज जो हैं वो है आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। ठीक है, और बाकी उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हम आपके ये कंट्रीज हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, साउथ कोरिया और आपका स्वीडन। ठीक है, ये 193 कंट्रीज, ये शायद 194 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये आपके टॉप 6 कंट्रीज हमें पता है। इंडिया की रैंक कहाँ है? इंडिया की रैंक आपकी 85th है, एक रैंक नीचे खिसक आई। पहले इंडिया की रैंक था 84 2023 में, अब हो गया 85। ठीक है, तो फ्रांस सबसे पावरफुल है, ध्यान में रखिएगा फ्रेंडलीएस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो 2020-21 की बात अगर हम करें तो इसमें हमने देखा था 4.14 करोड़ लोग आपके हायर एजुकेशन में एनरोल्ड थे। 4.1 करोड़। ठीक है, पहली बार 4 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया, 7.5% इंक्रीज देखा 2019-22 पे। ठीक है आपका, और 21% इंक्रीज आपका 2014-15। टॉप 6 स्टेट्स कौन से हैं? देखिए यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु याद रखिए, बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं। तो ये आपके टॉप 6 स्टेट्स है। ये तो 2020 और 2021 की बात है। अब हम लोग 2021-2022 की बात अगर करें तो एनरोलमेंट बढ़ के 4.33 करोड़ हो चुका है, और फीमेल एनरोलमेंट आपका 2.07 करोड़ हो गया है। आपका GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये आपका हो गया 28.4। ये तो याद रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, फिर फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका 28.5 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो मेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से ज्यादा है। ठीक है, लगातार 5 साल 2017-18 से आपका ये ज्यादा ही है। अच्छा ठीक है, उसके बाद 44% इंक्रीज देखा गया इन एनरोलमेंट ऑफ SC स्टूडेंट्स, और 51% एनरोलमेंट का इंक्रीज देखा गया इन फीमेल SC स्टूडेंट्स, 65.2% का इंक्रीज देखा गया ST स्टूडेंट्स में, और 80% इंक्रीज देखा गया है इन फीमेल ST स्टूडेंट्स। ये तो काफी ज्यादा हाई हो गया। ठीक है ना, तो फीमेल ST स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है 80% का। तो आपके फॉरेन स्टूडेंट्स भी है 46,878 फॉरेन स्टूडेंट्स, मोस्टली आपका ये नेपाल और अफगानिस्तान से आ रहे हैं। ठीक है, कुछ उसके बाद USA से भी आ रहे हैं। ठीक है, नेपाल, अफगानिस्तान टॉप 2 है। अच्छा, फिर बात करते हैं ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जो है ये बताता है सबसे बेहतरीन CEO कौन है। तो नंबर 1 पे है हु टेंग मा, ये आपके CEO है किसके? Tencent के। टॉप CEO है ये 2024 के, और ये Tencent के अंदर ही चाइना का WeChat ब्रांड भी आता है। तो ये हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे देखिए मुकेश अंबानी जी की बात हो रही है, तो ये आपके चेयरमैन एंड MD है किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इंडिया में टॉप रैंक है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है आपका अंडर ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो निकाला किसके द्वारा जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इंडिया की रैंक है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज और स्कोर है 39 का। ठीक है, दिस इज लार्जली अनचेंज फ्रॉम 2022। तो 2022 में रैंक था आपका 85, स्कोर था 40। ठीक है, अभी रैंक हो गया 93, स्कोर गिर गया 39 हो गया है। टॉप कौन कर रहा है? डेनमार्क याद रखिए टॉप, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट याद रख सकते हैं सोमालिया। तो डेनमार्क नंबर 1, सोमालिया नंबर लास्ट, और इंडिया 93 का रैंक है 2023 में। नेक्स्ट बात करते हैं 2023 डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसके द्वारा निकाला गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया का 41 रैंक था, पोलैंड के साथ टाई था, और 46 से बढ़ के आपका आया है। तो 46 था 2022 में, अभी थोड़ा इंक्रीज हो गया है। देखिए डेमोक्रेसी इंक्रीज हो गया है, रैंक इसका 41 हो गया, इंक्रीज हो गया है, लेकिन फिर भी क्लासिफाइड होती है एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। टॉप नंबर पे नॉर्वे है और लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइम मैगजीन्स 2024 वुमेन ऑफ द ईयर। तो वुमेन ऑफ द ईयर 12 वुमेन ऑफ द ईयर है, तो कितना याद रखेंगे? सारा डेटा आपके सामने ऐसे है, लेकिन याद रख सकते हैं हम लोग लीना नायर। क्यों? ये आपके इंडियन ओरिजिन की है। तो ग्लोबल CEO ऑफ शैनल, ये इंडियन ओरिजिन की, जो 12 वुमेन में से ये एकमात्र इंडियन ओरिजिन की
महिला हैं तो नाम याद रख सकते हैं, लीना नायर, ग्लोबल सीईओ ऑफ शैनेल। नेक्स्ट बात करते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो यहां पे देखिए एमपीसीई की बात करते हैं, यानी कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हर व्यक्ति हर महीने कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। ये आपका सर्वे बताती है। किसके द्वारा निकाला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये किसके द्वारा कंडक्ट है? दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और हर 5 साल में ये होता है। तो 2011-12 में इसमें 347 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई थी, अभी 405 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई है 2022-23 में। और क्या डेटा बताता है? नंबर 1 कौन है? सबसे ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर कौन कर रहे हैं? देखिए सिक्किम का हाईएस्ट एमपीसीई है, रूरल में भी अर्बन में भी, और छत्तीसगढ़ का भी सबसे लोएस्ट है, रूरल में भी अर्बन में भी। तो देखिए नंबर 1 पे आपका सिक्किम है एक्सपेंडिचर के मामले में, नंबर लास्ट आपका छत्तीसगढ़ है। चलिए ठीक है, ये हो गया हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे। अच्छा, इसमें देखिए एवरेज एमपीसीई है, रूरल और अर्बन के बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां है? आपका मेघालय में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, 83% का डिफरेंस। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है, ठीक है। तो मेघालय में सबसे ज्यादा डिफरेंस, सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन टेरिटरी वाइज। तो हाईएस्ट आपका चंडीगढ़ में है रूरल अर्बन, और लोएस्ट आपका लद्दाख में है और लक्षद्वीप में है, ठीक है। रूरल में लोएस्ट लक्षद्वीप है, अर्बन में लोएस्ट आपका रूरल में जो लोएस्ट है दैट इज लद्दाख, अर्बन में लोएस्ट है लक्षद्वीप, ठीक है। और हाईएस्ट आपका चंडीगढ़ है। अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, वैल्यू रूरल की ओवरऑल इंडिया में दैट इज 3773, 3000 रुपए पर बंदा खर्च हो जाता है, और अर्बन में 6000 रुपए पर मंथ पर व्यक्ति खर्चा हो रहा है। ये तो बात हो गई हमारे एवरेज की। नेक्स्ट, अच्छा अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, ये नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है क्या? तो ये आपका 2019 में बना था। पहले सीएसओ था और एनएसएसओ था, इन दोनों को साथ में मर्ज करके सीधा एक बना दिया गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दोनों को मर्ज करके बना दिया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये काम हुआ कब? 2019 में, ठीक है। तो पहली बार देखिए, ये जो मर्ज करने का जो एडवाइस दिया गया था, सजेस्ट किया गया था, ये सी रंगराजन कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि आपका एनएसओ आपका एक एस्टैब्लिश किया जाए। अब ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये आता है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो देखिए ईवी के मामले में नंबर 1 है कर्नाटका, ठीक है। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन कहां पर है? आपके कर्नाटक में, ठीक है। और ये डेटा किसने दिया? आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टैटिस्टिक्स ने दिया। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैटिस्टिक्स में ये बात मेंशन है कि भाई कर्नाटका में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन है। लेकिन अच्छा, आपका महाराष्ट्र इसके बाद आता है और दिल्ली इसके बाद आता है, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3। ये देखिए चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है, मगर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा व्हीकल्स की, तो ये सबसे ज्यादा आपका यूपी में है, सबसे ज्यादा यूपी में है, और 7.45 लाख व्हीकल्स है। यहां भी दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और कर्नाटका जो कि चार्जिंग स्टेशन नंबर 1 है, नंबर ऑफ व्हीकल्स में नंबर 3 है। तो उत्तर प्रदेश को थोड़ा चार्जिंग व्हीकल्स में काम करने की जरूरत है। भाई व्हीकल्स तो काफी ज्यादा आ गए हैं मार्केट में, लेकिन भाई इनको चार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए, तो उसमें भी यूपी को ऊपर आने की जरूरत है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड लॉ कमीशन इंडिया का रिपोर्ट क्या था, ये ध्यान रख सकते हैं। अ कंप्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस 1897, ठीक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, री इमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडाइम। तो ये नीति आयोग के द्वारा आपका पेपर निकाला गया है, सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2023 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका निकाला गया है लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया की रैंक है 139 कंट्रीज में, जो कि 2014 में 54 थी और 2018 में 44 थी, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स अ कमिटमेंट टू इंप्रूविंग द कंट्रीज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी। रिपोर्ट का थीम क्या है? कनेक्टिंग टू कम्पीट, ठीक है। नेक्स्ट, एलएनजी एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल रिपोर्ट। तो ये नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट आया है आपका एलएनजी के बारे में, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, ठीक है। एंड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, तो नेदरलैंड और नीति आयोग मिलके ये रिपोर्ट लाती है एलएनजी के ऊपर, ठीक है। तो ये देख लिया, लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देख लिया और आपका एलएनजी वाला रिपोर्ट भी देख लिया।
तो देखिए लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस दिखा है इंडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। तो भाई डिजिटल इकोनॉमी, तो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा डिजिटाइज कंट्री कौन सा है? इंडिया। नंबर 1 पे यूएस, नंबर 2 पे चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया। ये रिपोर्ट किसने निकाला? देखिए ICRIER, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ये रिपोर्ट जो है इट इज बेस्ड ऑन चिप्स फ्रेमवर्क, यानी कि 5 चीजें CHIPS, इनको देखकर ये रिपोर्ट बनाया गया है। जैसे कनेक्टिविटी कैसी है, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट और सस्टेन। ये 4 आपके टॉपिक्स हैं, मतलब ये 4 आपके पिलर्स हैं जिनको देखकर ये रैंकिंग डिसाइड हुई है। तो टॉप रैंकिंग स्टेट कौन सा है? कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना। आप ढूंढ रहे होंगे उत्तर प्रदेश कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पे है। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना याद रखिए टॉप 3, और बाकी गुजरात, हरियाणा 4थे और 5वें नंबर पे है। डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, SPAI प्रोग्राम। तो SPAI प्रोग्राम, स्नो लेपर्ड का हम लोग पॉपुलेशन देखना चाह रहे हैं। चलिए देखेंगे कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 2019 से लेकर 2023 की बात कर रहे हैं। तो टोटल एस्टिमेटेड है 718 स्नो लेपर्ड्स, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड का देखिए 10 to 15% ग्लोबल पॉपुलेशन आपका इंडिया में ही देखने को मिला है। सबसे ज्यादा कहां है? लद्दाख में, फिर उत्तराखंड में और फिर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपका नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कम है, लेकिन आपका लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारे पॉपुलेशन हो गए आपके, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोग समापन कर रहे हैं फरवरी का करंट अफेयर्स। 2 पार्ट में आया है, पहला पार्ट देखिए, ये दूसरा पार्ट देखिए, और फरवरी में कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसके बाद टेस्ट वगैरह देख सकते हैं कि आपका आंसर कैसा आ रहा है, आपकी पढ़ाई सही हो रही है कि नहीं। तो ठीक है, इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।